नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की 17 नवंबर की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 की 17 नवंबर की वर्कशीट के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट से और सामाजिक विज्ञान की यह वर्कशीट नंबर 29 है, जिसमें हमें भारतीय संविधान के मुख्य मुख्य लक्षणों के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या बताया गया है भारत के मुख्य संविधान के मुख्य लक्षणों के बारे में आज की इस वर्कशीट में। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। हालांकि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है। राजनीति की नई चुनौतियों को अपनाने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए हैं। अक्सर संविधान में बड़े बदलाव का मतलब देश के मूल स्वतंत्र स्वरूप में बदलाव होता है। यहाँ दोस्तों हम भारतीय संविधान के निर्माण की कुछ चित्रों को देख सकते हैं। पहले चित्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू को हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है। दूसरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिखाया गया है और तीसरे में अन्य सदस्यों को संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए दिखाया गया है। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। बाएं से सबसे पहले वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तीसरे चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। अब एक क्रियाकलाप दिया गया है दोस्तों जो हमें करना है। क्रियाकलाप इस प्रकार है। इन मुख्य लक्षणों के अलावा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्यों में इससे प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र तस्वीर बनाई गई है। उन पर कविताएं या गीत लिखें और कक्षा में चर्चा करें। तो इनके ऊपर आपको गीत या कविताएं लिखनी है और उनके ऊपर कक्षा में चर्चा करनी है। पहला, निम्नलिखित परिस्थितियों में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। पहला, 13 साल से का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है, तो इसमें शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है क्योंकि ये माना जाता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करने के लिए स्कूल में भेजा जाना चाहिए, किसी फैक्ट्री या कारखाने में नहीं। दूसरा है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है जो हमें कहीं भी काम करने का अधिकार प्रदान करता है। तीसरा, यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो ये शिक्षा एवं सांस्कृतिक संरक्षण के अधिकार को हनन करता है जो हमें कहीं भी अपना धर्म एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा एवं संस्कृति को बढ़ाने के लिए स्कूल खोलने या प्रयास करने का अधिकार देता है। अंतिम है, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं देती क्योंकि वह अधिकारी महिला है तो ये दोस्तों समानता के अधिकार का हनन है जो जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। ये अधिकार हमें बताता है कि हम किसी भी आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। राज्य के कानून सभी लोगों के लिए समान है। अब अगला सवाल दिया गया है जो व्याख्या करने का है। तो नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है संघवाद। यह केंद्र तथा राज्यों को साथ मिलाकर शासन चलाता है। संघवाद में क्या होता है कि राज्य और सरकार केंद्र मिलकर शासन चलाते हैं। इस प्रकार इसमें राज्य और केंद्र को साथ मिलाकर शासन चलाया जाता है। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा। यह शासन के लिए राज्यों को भी कुछ शक्तियां प्रदान करता है और यह केंद्र की शक्ति को सीमित और कार्यों को कम करता है।
शक्तियों का बंटवारा इसलिए आवश्यक है कि केंद्र ज़्यादा ताकतवर ना बन जाए, और इसलिए भी आवश्यक है कि यदि सारे केंद्र के पास अधिक कार्य होंगे करने के लिए तो वह ठीक प्रकार से प्रशासन नहीं चला पाएगा। इस प्रकार इन समस्याओं का समाधान करता है हमारा जो शक्तियों का बंटवारा है वह है। अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को अधिकारपूर्ण जीवन जीने की गारंटी देते हैं। अगला है संसदीय शासन पद्धति। यह देश का शासन चलाने की शक्ति प्रदान करता है संसद को या कहें केंद्र को। तो दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। तो हिंदी की यह वर्कशीट नंबर 30 है और इसमें हिंदी का जो निबंध है पी साईनाथ का जहाँ पहिया है उसकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पार्ट में क्या चर्चा की गई है वर्कशीट में, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम उन सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले आप चित्र में एक महिला को साइकिल चलाते हुए देख सकते हैं। अब देखते हैं वर्कशीट में क्या लिखा है। जहाँ पहिया है, पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारते, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों वहां की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। इनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। नवसाक्षर जो मतलब अभी अभी शिक्षित हुई थी, जिन्होंने नई नई तालीम हासिल की थी। अगर हम इस 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और उन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक क्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां लड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई भी दिखाई देती है। जमील बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, मुझसे मतलब पी साईनाथ से जो इस अध्याय के लेखक हैं, कहा यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग फप्तियां कसते थे, फप्तियां मतलब ताने मारते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब दोस्तों शब्दार्थ दिए गए हैं जो इस वर्कशीट में इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे सर्वाधिक, सबसे अधिक, नवसाक्षर, नए पढ़े लिखे, रूढ़िवादी, पुरानी सोच वाले, और अधिकार यानी हक, फप्तियां कसना, चुभने वाली बात कहना। ये दोस्तों वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो सवाल। पहला है, आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? तो सामाजिक आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जो समाज का रूढ़ियों को तोड़कर नई शुरुआत के लिए किए जाते हैं, अर्थात पुरानी दकियानूसी बातों को खत्म करके नई शुरुआत करने के लिए जो घटनाएं की जाती हैं समाज में, जो कदम उठाए जाते हैं, उन्हीं को सामाजिक आंदोलन कहते हैं। अगला है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? तो पुरानी सोच, घर की चारदीवारी, पर्दा और शिक्षा, ये वे जंजीरें हैं जिनका वर्णन पी साईनाथ ने महिलाओं के पक्ष में किया है, जिनसे अक्सर महिलाएं जकड़ी हुई थी रूढ़िवादी सोच के अंतर्गत। अगला सवाल है, पुडुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? क्योंकि पुडुकोट्टई देश के सबसे अधिक पिछड़े इलाकों में से एक है और महिलाओं के अधिकार आंदोलन का केंद्र बना, इसलिए पुडुकोट्टई पाठ का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अगला सवाल है, साइकिल चलाने के लिए जमील बीवी और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों हुआ होगा? इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि साइकिल द्वारा वे स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती थी। इससे पहले उन्हें घर से चार दीवार से निकलने का ही अधिकार नहीं था और पुरुषों के साथ जाना पड़ता था, लेकिन जब से महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा है वे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं, जो उनकी आज़ादी को दिखाता है। अगला सवाल है,
गतिविधि है एक कि साइकिल चलाने के लिए क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसकी सूची बनाइए। इस जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप अगर कुछ और अलग सोचते हैं तो आप भी लिख सकते हैं। जवाब ये होना चाहिए, साइकिल द्वारा हम अकेले यात्रा कर सकते हैं, अतः यह स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह वातावरण को दूषित नहीं करता, अर्थात इसकी वजह से कोई प्रदूषण नहीं होता है। जैसे कि हम गाड़ियों के प्रदूषण की वजह से इस समय घरों में बैठे हैं और दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते की छुट्टी घोषित की हुई है। अगर हम साइकिल का प्रयोग करें तो इस तरीके की वातावरण संबंधी परेशानियां ना आए, और अन्य सार्वजनिक साधनों की अपेक्षा यह कम खर्चीला है, अर्थात इसको खरीदने में और इसका रखरखाव रखने में भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार यह कम खर्चीला है बाकी साधनों की अपेक्षा। तो प्यारे बच्चों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।